कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले पार्ट को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कहानी को पूरा ज़रूर देखें। कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कुछ सीख देने वाली है। जो लोग कहानी को पूरा देखेंगे, दावे के साथ कह सकती हूँ कि कहानी उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। बाकी अगर पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि यूट्यूब इस कहानी को आगे भी भेजे, कुछ व्यूज़ इंक्रीज हो सकें। समर्थ अपने कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर रात भर की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, बिखरे हुए बाल और चेहरे की बुझी हुई चमक इस बात का सबूत थे कि उसने पूरी रात एक पल भी चैन से नहीं बिताई थी। जैसे ही वो हॉल में आया, सामने खड़ी वैदेही की नज़रें अनायास ही उसी पर टिक गईं। वो बिना पलक झपकाए बस उसे देखती रही, मानो उसकी एक एक सांस को महसूस कर रही हो। तभी पीछे से अंगड़ाई लेते हुए आद्या बाहर आई। उसने मुस्कुराते हुए समर्थ की तरफ देखा और बोली, समर्थ डार्लिंग, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, प्लीज़ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनवा दो। आद्या की बात तो समर्थ ने सुनी, लेकिन उसकी नज़रें अब भी वैदेही पर ही टिकी हुई थी। अगले ही पल वैदेही उसके बिल्कुल पास आ गई। उसने चिंता से उसका चेहरा देखा और धीरे से अपना हाथ उसके माथे और फिर बालों पर फेरते हुए बोली, समर्थ, तुम्हारी आंखें इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? रात भर सोए नहीं क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उसके स्वर में इतनी सच्ची चिंता थी कि एक पल के लिए समर्थ का दिल डगमगा गया। उसकी इच्छा हुई कि वो सब कुछ भूल कर वैदेही को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। उसने झटके से वैदेही का हाथ अपने बालों से हटाया और कठोर आवाज में बोला, कितनी बार कहा है तुमसे मुझसे दूर रहा करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? ये शब्द सुनते ही वैदेही की मुस्कान पल भर में फीकी पड़ गई, लेकिन उसने अपनी आंखों की नमी को होठों की मुस्कान के पीछे छिपा लिया। समर्थ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आद्या के लिए और मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। वैदेही कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सामने रखा चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, आद्या के लिए कॉफ़ी अभी बना देती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये चाय है। समर्थ ने कप की तरफ देखा और रूखे स्वर में बोला, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, मेरे लिए भी अगर कॉफ़ी बना सकती हो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। आद्या, चलो हम लोग बाहर ही कॉफ़ी पी लेंगे। अब इस घर में घुटन होती है मुझे, चैन से तो कोई रहने ही नहीं दे सकता। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे बाथरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही वैदेही की आंखों में रुके हुए आंसू आखिर छलक पड़े। दो गर्म आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए, लेकिन उसने तुरंत उन्हें पोंछ लिया ताकि कोई उसे टूटता हुआ ना देख सके। वो चुपचाप किचन की ओर बढ़ गई। कांपते हाथों से उसने आद्या और समर्थ के लिए कॉफ़ी बनाई। हर बार कॉफ़ी चलाते हुए उसकी नज़र अनजाने में उस कप पर चली जाती जिसमें वो कभी समर्थ के लिए अपने हाथों से चाय बनाया करती थी। कुछ ही देर बाद उसने दोनों कप टेबल पर रख दिए। तभी नहाकर समर्थ बाहर आया। उसने बिना कुछ कहे टेबल से अपना कॉफ़ी का मग उठाया और सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी पीठ दरवाजे से टिक कर कुछ पल आंखें बंद किए खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अगले ही पल उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और अमन का नंबर मिलाया। उधर से कॉल उठते ही अमन घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्या हुआ समर्थ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? समर्थ ने खुद को संभालते हुए कहा, अभी ठीक है, लेकिन तू जल्दी घर आ, बहुत ज़रूरी काम है, मैं अभी निकलता हूँ। इतना सुनते ही समर्थ ने बिना कुछ कहे और फ़ोन काट दिया। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफ़ी का मग देखा। अगले ही पल वो वॉश बेसिन के पास गया और पूरी कॉफ़ी सिंक में उड़ेल दी। मग खाली होते ही उसकी आंखें भी भर आई। वो टूटती हुई आवाज़ में खुद से बोला, मेरी वैदेही ने मेरे बिना चाय का एक घूंट तक नहीं पिया और मैं कॉफ़ी पी लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहते ही उसकी आवाज़ भर्रा गई। आंखों से निकले आंसू उसके गालों पर बह निकले। उसने जल्दी से उन्हें अपने हाथों से पोंछ डाला, गहरी सांस ली, चेहरे पर फिर वही कठोरता ओढ़ ली और ऐसा जताते हुए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया।
उसने एक पल के लिए भी किसी की तरफ नहीं देखा और सीधे आद्या की ओर देखकर बोला, आद्या चलो। उसकी आवाज़ में ना कोई अपनापन था ना कोई गुस्सा, बस एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे वो अपने ही दिल को पत्थर बनाने की कोशिश कर रहा हो। तभी वैदेही जल्दी से उसके सामने आकर धीमे स्वर में बोली, समर्थ कम से कम नाश्ता तो कर लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। समर्थ ने बिना उसकी तरफ देखे ही ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे नाश्ता नहीं करना और अमन आता ही होगा, तुम इस घर से चली जाना। वैदेही के चेहरे पर दर्द की जगह एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, ये घर मेरा है समर्थ और तुम मेरे हो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। बस इतना सुनते ही बाहर की ओर बढ़ते समर्थ के कदम अचानक वहीं रुक गए। उसकी पीठ अब भी वैदेही की तरफ थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे भीतर उमड़ते आंसुओं को रोक रहा हो। कुछ पल बाद उसने भारी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा कोई ज़मीर है या नहीं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे इस रिश्ते में घुटन होती है, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, फिर भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। उसके हर शब्द के साथ वैदेही का दिल जैसे टुकड़ों में बिखरता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा अब भी जिंदा था। तभी दरवाज़ा खुला और अमन अंदर आया। उसने आखिरी शब्द साफ साफ सुन लिए थे। वो कुछ पल वहीं खड़ा समर्थ को अविश्वास से देखता रहा, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। समर्थ, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। समर्थ ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं। उन आंखों में एक पल के लिए ऐसी बेबसी उभरी, मानो वो बिना कुछ कहे ही अमन से माफ़ी मांग रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिए। उसने नजरें फेर ली और बेहद कठोर स्वर में बोला, मैं तुम्हारी बहन के साथ नहीं रहना चाहता। ये बात मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। तुम अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हो। कल मैं डिवोर्स के पेपर पर साइन करके भेज दूँगा और मुझे आद्या से शादी करनी है। मुझे इस रिश्ते में दम घुटता है। क्या तुम्हारी बहन में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं बार बार मना कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरा घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। समर्थ के ये शब्द सुनकर पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हर धड़कन रोक दी हो। अमन की आंखों में गुस्से से ज़्यादा दर्द था। वो आगे बढ़ा। उसने धीरे से वैदेही का हाथ थाम लिया और नम आवाज़ में बोला, बस बहुत हो गया। 2 महीने से मैं तुझसे कह रहा हूँ, चल मेरे साथ। ये इंसान तेरे प्यार के लायक ही नहीं है। इसकी बातें सुन रही है ना तू। वैदेही ने अपने आंसुओं को होठों की मुस्कान के पीछे छिपा लिया। उसने धीरे से सिर हिलाया और समर्थ को देखते हुए बोली, भैया आपको नहीं पता मेरे समर्थ कैसे हैं। ये मेरे बारे में सच में ऐसा सोच ही नहीं सकते। इन्होंने मुझे जितना प्यार दिया है ना, उतना प्यार तो शायद किसी लड़की को पूरी ज़िंदगी में नसीब भी नहीं होता। मैं अपने समर्थ को सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। अगर ये आज ऐसा बोल रहे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ऐसी वजह है जो ये मुझे बताना नहीं चाहते। मेरे समर्थ मुझे जानबूझकर कभी तकलीफ़ नहीं दे सकते, कभी नहीं। वैदेही की आवाज़ का हर शब्द समर्थ के सीने को चीरता चला गया। उसकी आंखों में रुके आंसू आखिर छलक पड़े। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि कोई उसकी टूटती हुई हिम्मत ना देख सके। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से आद्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और टूटी हुई आवाज़ में बोला, चलो, मुझे इन इमोशनल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आद्या, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। इतना कहकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसके कानों में आवाज़ गूंजने लगी, सांसें तेज हो गई, शरीर लड़खड़ाने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों ने जवाब दे दिया। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर गिरने लगा। समर्थ! अमन बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ा और गिरने से पहले ही उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो घबराकर बार बार उसका चेहरा थपथपाने लगा। समर्थ, क्या हुआ? समर्थ, आंखें खोल, मेरी तरफ देख। समर्थ ने बहुत कोशिश की। उसकी पलकों ने हल्की सी हरकत की, होठ जैसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन आवाज़ बाहर ही नहीं निकल सकी। उसकी नज़र आखिरी बार वैदेही के आंसुओं से भरे चेहरे पर ठहरी और अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। उसका शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। समर्थ! अमन की घबराई हुई आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। ये दृश्य देखते ही वैदेही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बदहवास होकर दौड़ी, घुटनों के बल समर्थ के पास बैठ गई और उसे अपनी बाहों में समेट लिया।
कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा सहलाने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बुरी तरह तड़प उठी। समर्थ, आंखें खोलो ना, देखो मैं आ गई हूँ, प्लीज ऐसे मत डराओ मुझे। क्या हुआ मेरे समर्थ को? भैया बताइए ना, मेरे समर्थ को क्या हुआ? कुछ बोलिए, कोई कुछ कीजिए, मेरे समर्थ को कुछ नहीं होना चाहिए, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। समर्थ प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ, तुम्हारी वैदू, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, प्लीज आंखें खोलो। उसकी चीखों, सिसकियों और कांपती हुई आवाज ने पूरे घर का माहौल ऐसा कर दिया था कि वहां मौजूद हर आंखें नम हो चुकी थी और हर दिल बस एक ही दुआ कर रहा था, काश समर्थ एक बार फिर अपनी आंखें खोल दे। अमन लगभग भागते हुए समर्थ को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर के सामने पहुंचते ही उसने कांपते हाथों से समर्थ की सारी मेडिकल रिपोर्ट उनकी ओर बढ़ा दी। उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। डॉक्टर प्लीज़ देखिए ना, समर्थ अचानक बेहोश हो गया। आपने तो कहा था कि अभी उसे कुछ नहीं होगा, फिर ऐसा कैसे हो गया? वो अचानक इस तरह बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर ने बिना एक पल गवाए रिपोर्ट उठाई, एक नज़र उस पर डाली और तुरंत नर्सों को इशारा किया, उन्हें तुरंत अंदर लेकर जाइए। फिर अमन की तरफ देखकर शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में बोले, मिस्टर अमन, पहले हमें उनका पूरा चेकअप करने दीजिए, बिना जांच के अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर डॉक्टर समर्थ को लेकर अंदर चले गए और ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही बाहर पसरा सन्नाटा, जैसे वैदेही के दिल पर हथौड़े की तरह गिरने लगा। वो कभी अपने भाई अमन को देखती, कभी उस बंद दरवाजे को जिसके पीछे उसका पूरा संसार पड़ा था। उसकी आंखों में हजारों सवाल तैर रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उससे छिपाया जा रहा था? समर्थ को हुआ क्या था? क्यों हर किसी के चेहरे पर इतना डर था? उसके कदम जवाब दे गए। वो वहीं बाहर रखी बेंच पर जाकर बैठ गई। अगले ही पल उसने दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया और उसके भीतर जमा हुआ दर्द आंसुओं का सैलाब बनकर बाहर निकल पड़ा। उसकी सिसकियां पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। अमन ये दृश्य देख नहीं पाया। वो धीरे धीरे उसके पास आया, कांपते हुए हाथ से उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और भर्राई आवाज में बोला, चुप हो जा लाडो, प्लीज चुप हो जा, मेरी बच्ची ऐसी मत रो। वैदेही ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। भाई, आपने भी मुझसे झूठ बोला। आपको पता है ना मेरे समर्थ को क्या हुआ है? आप डॉक्टर से ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? आप लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो? बताइए ना भाई, मेरे समर्थ को क्या हुआ है? हर सवाल के साथ उसकी आवाज़ टूटती जा रही थी। अमन ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने वैदेही के हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर धीरे से कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है बेटू, सब तेरे उस जिद्दी पति का कसूर है। उसने मुझे तेरी कसम देकर मना किया है कि मैं तुझे कुछ भी ना बताऊं। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बता सकता। बस एक बार उसे होश में आने दे। मैं वादा करता हूँ तेरे हर सवाल का जवाब वही तेरे सामने देगा और उसे देना पड़ेगा। वैदेही की सांस जैसे अटक गई, उसकी आंखें फैल गई। कांपते होठों से बस इतना ही निकल पाया, मतलब भाई, मेरी समर्थ को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? अमन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी नज़रें झुका ली। वही खामोशी वैदेही के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो उठी और अपने भाई के सीने से लिपट गई। भाई, मेरे समर्थ को कुछ नहीं होगा ना? भगवान से कह दो ना, मेरा सब कुछ ले लें, लेकिन मेरे समर्थ को ठीक कर दें। उसकी चीख जैसी सिसकियां सुनकर वहां खड़ा हर इंसान पल भर के लिए भावुक हो उठा। अमन की अपनी आंखें भी भर आई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने वैदेही के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, बस बेटा, थोड़ा हिम्मत रख, ये अस्पताल है, खुद को संभाल मेरी बच्ची। तभी आद्या आगे बढ़ी। उसने प्यार से वैदेही को अमन से अलग किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वैदेही बच्चों की तरह उससे लिपटकर रोने लगी। आद्या ने उसके आंसू पोंछते हुए उसके माथे को चूमा और बेहद स्नेह से बोली, मत रो वैदू, हमारा समर्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। जब सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ला सकती है तो मेरी वैदू किसी सावित्री से कम है क्या? मुझे तो हमेशा समर्थ पर गुस्सा आता था कि वो तुझसे सब कुछ क्यों नहीं कह देता, लेकिन आज समझ आ रहा है वो तुझसे दूर इसलिए नहीं भाग रहा था कि वो तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुझसे इतना प्यार करता है कि तेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकता था।
वो तेरे लिए हर दिन अंदर ही अंदर घुटता था, अकेले लड़ता रहा, बस इसलिए कि तेरे चेहरे की मुस्कान कभी ना छिन जाए। जो भी सच है वो तुझे खुद समर्थ ही बताएगा। हम में से कोई भी उसकी दी हुई कसम नहीं तोड़ सकता। लेकिन एक बात याद रखना वैदू, इस समय उसे सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैदू ही है। इसलिए टूटना मत, क्योंकि अगर तू टूट गई तो समर्थ भी हार जाएगा। ये सुनते ही वैदेही ने आध्या को और कसकर पकड़ लिया। उसकी रुलाई अब और भी तेज हो गई थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका समर्थ उससे कुछ नहीं छिपा रहा था, बल्कि उसकी खसियों की हिफाजत करते करते खुद हर पल टूट रहा था। आईसीयू के बंद दरवाजे को देखते हुए वैदेही ने कांपते होठों से बस एक ही दुआ मांगी, भगवान मेरी सांसें ले लो, मेरी खुशियाँ ले ले, मेरी पूरी जिंदगी ले लो, लेकिन मेरे समर्थ को मुझसे मत छीनना, क्योंकि उसके बिना मैं जिंदा रहकर भी कभी जी नहीं पाऊंगी। करीब 40 मिनट बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर वैदेही का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। डॉक्टर ने सीधे अमन की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अमन, मेरे केबिन में आइए, हमें सफर की रिपोर्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। वैदेही घबरा कर तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भैया मैं भी चलूँगी, आप मुझसे कुछ मत छिपाइए प्लीज़। अमन ने अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि उसका अपना दिल भी भर आया। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, हाँ लाडो, अब तुझे भी सब जानना होगा। इतना कहकर उसने आद्या की तरफ देखा। आद्या ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं रहती हूँ। अगर समर्थ को होश आ गया तो उसके पास कोई अपना होना चाहिए। अमन और वैदेही डॉक्टर के पीछे पीछे केबिन में पहुंच गए। डॉक्टर ने मेज पर रखी एमआरआई रिपोर्ट उनके सामने रखी और कुछ पल चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में बोली, देखिए, समर्थ के दिमाग में जो ट्यूमर है वो अब पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसी वजह से उन्हें अचानक चक्कर आए और वे बेहोश हो गए। अब सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहना सुरक्षित नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करना होगा। वैदेही के हाथ कांपने लगे। उसकी पलकों से आंसू लगातार रिपोर्ट पर गिर रहे थे, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला। नर्सिंग ऑफिसर की पढ़ाई के दौरान उसने ऐसे कई मामलों के बारे में पढ़ा था। उसने गहरी सांस ली और डॉक्टर से पूछा, सर, अगर हम समर्थ को किसी ऐसे न्यूरोसर्जन के पास ले जाएं जिन्हें इस तरह के जटिल ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा अनुभव हो, तो आपकी नज़र में सबसे अच्छा विकल्प कौन होगा? डॉक्टर ने उसकी तरफ गौर से देखा। उन्हें महसूस हो गया कि सामने बैठी पत्नी सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से भी अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तुरंत अपनी डायरी खोली, एक पन्ना फाड़ा और उस पर एक नाम लिखते हुए बोले, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूं तो मैं आपको चेन्नई के डॉक्टर आर्यन कृष्णमूर्ति के पास जाने की सलाह दूंगा। वे श्री राम न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हैं। देश भर से कठिन ब्रेन ट्यूमर के कई मरीज उनके पास पहुंचते हैं। 90% नहीं सफल होने वाले केसेस को भी उन्होंने 100% सफलता में बदला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रास्ता आसान है, क्योंकि इस तरह की सर्जरी में हमेशा जोखिम रहता है, लेकिन अनुभव बहुत मायने रखता है। अगर कोई टीम समर्थ के लिए उम्मीद को और मजबूत कर सकती है तो मेरी नज़र में वही टीम है। वैदेही ने कांपते हाथों से वो पर्ची अपने हाथ में ली। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अब एक अटूट संकल्प जन्म ले चुका था। उसने पर्ची को अपने सीने से लगाते हुए दृढ़ आवाज़ में कहा, थैंक यू डॉक्टर, अब मैं अपने समर्थ के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों ना घूमनी पड़े। मैं उन्हें वहाँ लेकर जाऊंगी, मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी। जब तक उनकी सांसें चल रही है तब तक मेरी उम्मीद भी जिंदा रहेगी। डॉक्टर ने उसकी आंखों में झलकते विश्वास को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, भगवान करे आपका ये विश्वास ही समर्थ की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। कई बार दवाइयों से पहले अपनों का हौसला मरीज को जिंदगी से दोबारा जोड़ देता है। वैदेही ने अपने आंसू पोंछे, पर्ची को कसकर मुट्ठी में थाम लिया और भारी कदमों से केबिन से बाहर निकल आई। बाहर खड़ा अमन अपनी बहन को देखता रह गया। कुछ ही देर पहले जो लड़की अपने पति के लिए फूट फूट कर रो रही थी, वही अब उसके जीवन की सबसे मजबूत ढाल बन चुकी थी। अमन की आंखें गर्व से भर आई। उसने मन ही मन कहा,
मेरी लाडो कभी हार मानना जानती ही नहीं। अब मुझे यकीन है वो अपने प्यार की ताकत से समर्थ को मौत के दरवाजे से भी वापस ले आएगी। आईसीयू के बाहर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर गुजरता हुआ पल वैदेही के लिए किसी युग से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बार बार उस बंद दरवाजे पर जाकर टिक जाती जिसके पीछे उसकी पूरी दुनिया सांस ले रही थी। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आईसीयू में अभी सिर्फ एक व्यक्ति जा सकता है। इतना सुनते ही अमन ने बिना कुछ कहे अपनी बहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में ही जवाब था। वैदेही कांपते कदमों से आईसीयू के भीतर चली गई। वहां मशीनों की धीमी धीमी आवाज़ों के बीच समर्थ बिल्कुल शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे की चमक जैसे कहीं खो गई थी। वैदेही धीरे धीरे उसके पास पहुंची। कांपते हाथों से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे अपने गाल से लगा लिया। उसकी आंख से आंसू लगातार समर्थ की हथेली पर गिर रहे थे। वो बिना कुछ बोले बस उसे देखती रही, मानो अपनी आंखों में उसकी पूरी तस्वीर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। उसी पल उसकी यादें उसे फिर से उन सुनहरे दिनों में ले गई जब समर्थ ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई थी और उसके हाँ कहते ही जैसे दोनों की दुनिया बदल गई थी। उस दिन के बाद वैदेही की हर सुबह समर्थ के नाम से शुरू होती और हर रात उसी के ख्यालों में ढल जाती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कैंपस प्लेसमेंट में समर्थ का चयन देश की एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में 1 करोड़ रुपए सालाना के पैकेज पर हो गया। पूरी कंपनी उसकी मेहनत, ईमानदारी और असाधारण प्रतिभा की तारीफ कर रही थी। सबसे पहले उसने अपनी माँ के चरण छूकर कहा था, माँ, ये नौकरी मेरी नहीं, आपकी तपस्या का फल है। संगीता जी की आंखें गर्व से भर आई थी। उन्होंने उसी दिन मुस्कुराकर कहा था, अब मुझे अपनी बहू घर लानी है, मैं अकेले बोर होती हूँ। अगले ही दिन संगीता जी और समर्थ पूरे सम्मान के साथ वैदेही का रिश्ता लेकर उसके घर पहुँचे। अमन पहले ही अपने माता पिता को दोनों के प्रेम के बारे में बता चुका था। राजशेखर जी और निर्मला जी ने जब समर्थ की सादगी, संस्कार और अपनी बेटी के प्रति उसकी आंखों में झलकता सम्मान देखा तो बिना एक पल की देर किए इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। देखते ही देखते पूरा घर शहनाइयों की मधुर धुन से गूंज उठा। रिश्तेदारों की हंसी, आंगन की रौनक, हल्दी की महक और खुशियों से भरे गीतों के बीच समर्थ और वैदेही 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बंध गए। विदाई के समय संगीता जी ने वैदेही को अपनी बेटी की तरह गले लगाकर कहा था, आज से ये घर तुम्हारा है, बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रही हूँ, मेरी बेटी बनकर रहना। उन शब्दों ने वैदेही की आंखें नम कर दी थी। रात ढल चुकी थी। सुहाग की सेज पर लाल जोड़े में सजी वैदेही शर्म से अपना चेहरा झुकाए बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो पूरा कमरा उन्हें सुन सकता था। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। समर्थ अंदर आया। उसकी नज़र जैसे ही घूंघट में बैठी अपनी जीवन संगिनी पर पड़ी, वो कुछ पल वहीं ठिठक गया। उसकी आंखों में अपार स्नेह, सम्मान और अपनापन झलक रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आया, घुटनों के बल उसके सामने बैठा और बहुत प्यार से उसका घूंघट उठाया। घूंघट हटते ही दोनों की नज़रें मिली। कुछ पल के लिए जैसे समय भी ठहर गया। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कांपते हाथों से उसके माथे को अपने होठों से हल्के से स्पर्श किया और भर्राए हुए स्वर में बोला, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी अधूरी दुनिया को पूरा करने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया वैदेही। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, इस दुनिया में अगर किसी का सबसे पहला हक मुझ पर होगा तो वो तुम्हारा होगा। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी, तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी हार। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल आए, मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे रहूँगा। तुम्हारे हर दुख को अपना और हर सुख को अपनी सबसे बड़ी जीत मानूंगा। अगर कभी पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई, तब भी तुम्हारे साथ सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी इज्जत, मेरा विश्वास, मेरी ताकत और मेरी पूरी दुनिया हो। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। समर्थ के शब्द सुनते सुनते वैदेही की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उनकी खामोशियां भी एक दूसरे से यही वादा कर रही थी
कि अब उनकी हर सुबह, हर शाम और हर धड़कन हमेशा एक दूसरे के नाम होगी। समर्थ ने मुस्कुराते हुए वैदेही की झुकी हुई नज़रों को देखा और धीरे से बोला, मेरी बीबी को पहली रात का कोई उपहार नहीं चाहिए क्या? वैदेही ने शर्म से मुस्कुराकर धीरे से पूछा। क्यों नहीं चाहिए? हर लड़की को अपने पति से चाहिए होता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़ा उपहार आप ही हैं। आप ताउम्र मेरे जीवन में रहें, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए और क्या ही हो सकता है। लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं मुझे तो बताइए, क्या लाए हैं मेरे लिए? समर्थ ने बिना कुछ कहे अपने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। वैदेही ने हैरानी से उसे देखा। खोल कर देखो, समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वैदेही ने डिब्बा खोला, उसमें रखी चांदी की बेहद सुंदर पायल देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने नम आंखों से समर्थ की तरफ देखा। इतनी सुंदर? समर्थ ने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर इजाज़त हो तो खुद पहनाना चाहूँगा। वैदेही ने बिना कुछ कहे बस अपना पैर आगे बढ़ा दिया। समर्थ ने पूरे सम्मान और स्नेह के साथ उसके पैरों में पायल पहना दी। पायल की मीठी छनछनाहट पूरे कमरे में जैसे नई शुरुआत का संगीत बनकर गूंज उठी। समर्थ ने धीरे से उसके पैरों को उठाकर अपने लबों से चूम लिया। वैदेही के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आगे बढ़ा और धीरे से उसके माथे को चूम लिया, फिर आंखों को, और फिर आगे बढ़कर उसके लबों को अपने अख्तियार में कर लिया। वैदेही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपनी पहली मोहब्बत की बारिश में खोने लगी थी। समर्थ उसके गालों से उतरता हुआ धीरे धीरे उसके गले तक आया। सब भूलने सा लगा था वो उसमें खोकर। आखिर वो उसकी ज़िंदगी थी और उसकी ज़िंदगी उसकी बाहों में थी। बीतती रात के साथ दोनों एक दूसरे पर अपने प्यार लुटाने लगे थे। कमरे की खिड़की से आती चांदनी उन दोनों पर बिखर रही थी, मानो आसमान भी उनके इस नए सफ़र को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हो। रात धीरे धीरे बीतती रही और दोनों एक दूसरे के आगोश में पिघलते जा रहे थे। उस रात उनके बीच सबसे मजबूत हुआ तो सिर्फ एक रिश्ता, विश्वास, सम्मान और बेइंतहा प्यार का रिश्ता, जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। सुबह की पहली सुनहरी किरण जैसे ही खिड़की से छन कर कमरे में आई, चिड़ियों की मीठी चहचहाहट वैदेही के कानों में पड़ी। उसकी पलकों ने धीरे धीरे करवट ली। आंखें खुली तो उसने खुद को समर्थ की बाहों के सुरक्षित गर्माहट में पाया। कुछ पल वो बिना हिले डुले बस उसे देखती रही। सोते हुए समर्थ के चेहरे पर फैली मासूम मुस्कान देखकर उसके होठों पर भी अनायास मुस्कान आ गई। उसने बड़े स्नेह से उसके माथे को हल्के से स्पर्श किया और धीरे धीरे उसकी बाहों से निकलने लगी। तभी समर्थ ने नींद में ही उसका हाथ थाम लिया और उसे फिर से अपने करीब खींचते हुए मुस्कुराकर बोला, बीबी, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? वैदेही ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी समर्थ? मेरी सुबह भी तुमसे शुरू होती है और मेरी हर दुआ भी तुम्हारे नाम पर खत्म होती है। बस फ्रेश होने जा रही थी। मेरी पहली रसोई है ना आज, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। समर्थ ने उसके माथे को चूमा और फिर उसके गाल को चूमते हुए बोला, जाओ। वैदेही ने आगे बढ़कर उसके लबों पर हल्का सा किस करके बोला, गुड मॉर्निंग पतिदेव, उठ जाइए। कुछ देर बाद जब वो लाल साड़ी में सजी सवरी बाहर आई तो समर्थ कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसकी मांग में अपने हाथों से सिंदूर भरते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, ये सिर्फ एक रस्म नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का सबसे सुंदर वादा है। वैदेही की आंखें खुशी से भीग गई। दोनों साथ साथ नीचे पहुंचे। आज वैदेही की पहली रसोई थी। संगीता जी ने बड़े प्यार से उसकी नज़र उतारी, उसे गले लगाया और बोली, आज से इस घर की रसोई ही नहीं, इस घर की हर खुशी भी तुम्हारी है बेटी। वैदेही ने पूरे मन से सबके लिए मीठा बनाया। पहला कौर उसने आदर से अपनी सास को खिलाया तो संगीता जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। समर्थ गर्व और प्यार से अपनी पत्नी को देखता रहा। उस दिन घर का हर कोना हंसी, अपनापन और खुशियों से भरा हुआ था। देखते ही देखते पूरा एक साल बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। हर दिन नई मुस्कान, नए सपने और नए प्यार के साथ गुजरता रहा। लेकिन करीब एक महीने पहले वैदेही ने महसूस किया कि समर्थ पहले जैसा नहीं रहा। कभी देर रात तक चुपचाप बैठा रहता, कभी बिना वजह खो जाता, कभी मुस्कुराने की कोशिश करता तो उसकी आंखों का दर्द छिप नहीं पाता। वैदेही से भी ज़्यादा बातें नहीं करता। वैदेही ने कई बार पूछा भी, पर उसने हर बार यही कहकर बात टाल दी कि ऑफिस का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है,
इस समय वैदेही ने भी यही सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद काम का दबाव होगा, और यही सोचते सोचते उसकी यादों का सिलसिला अचानक टूट गया। आईसीयू में रखे बिस्तर पर लेटे समर्थ की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। उसकी पलकों ने धीरे धीरे कांपना शुरू किया। वैदेही ने घबराकर उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी सांस जैसे वहीं थम गई। वो भर्राई आवाज में बोली, समर्थ। कुछ ही क्षणों बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने सबसे पहले उसे वैदेही दिखाई दी। एक पल के लिए उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो घबराकर उठने की कोशिश करते हुए भर्राई आवाज़ में बोला, वो वैदेही, तुम यहाँ? तभी उसकी नज़र अपने चारों तरफ गई। सफ़ेद दीवारें, मशीनों की धीमी आवाज़ और हाथ में लगी ड्रिप देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वो अस्पताल में है। उसने थकी हुई आंखें बंद कर ली और दर्द से भरी आवाज़ में फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था वेदू, मैं यही नहीं चाहता था। वैदेही की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। उसने आगे बढ़कर समर्थ का हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर थाम लिया और उसे चूम कर अपने माथे से लगाते हुए बोली, जहाँ मेरी जिंदगी होगी वहीं तो मैं रहूंगी ना समर्थ। तुमसे दूर रहकर मैं सांस तो ले सकती हूँ लेकिन जी नहीं सकती। समर्थ की बंद पलकों के किनारे से दो आंसू चुपचाप बह निकले। यही तो वो हर हाल में रोकना चाहता था। वैदेही ने कांपती मुस्कान के साथ पूछा, अब कैसा लग रहा है? समर्थ बस उसे देखता रह गया। उसकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। तभी वैदेही ने बाहर खड़े अमन को पुकारा। अमन तुरंत डॉक्टर के साथ अंदर आया। डॉक्टर ने समर्थ की जांच की, कुछ सामान्य सवाल पूछे और संतोष की सांस लेते हुए बोले, अभी इनकी हालत पहले से स्थिर है, आज इन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके सर्जरी की तैयारी कीजिए। अगर आप चेन्नई जाकर विशेषज्ञ से इलाज कराना चाहते हैं तो मैं रेफरल के कागज़ तैयार करवे देता हूँ। अमन ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। डॉक्टर बाहर निकल गए और अमन भी अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी करके उसके पीछे चला गया। कमरे में अब सिर्फ या समर्थ और वैदेही रह गए थे। समर्थ की नज़र एक पल के लिए भी वैदेही के चेहरे से नहीं हट रही थी। दूसरी ओर वैदेही की आंखें भीगी हुई थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो अपने आंसुओं को भी हिम्मत का रूप देना चाहती हो। वो फिर से उसके पास आकर बैठ गई। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, समर्थ, हम चेन्नई जाएंगे, वहाँ इलाज होगा। तुम बस एक बात याद रखना, डरना बिल्कुल नहीं है। मैंने हर जगह जानकारी देखी है, मुश्किल इलाज भी सफल होते हैं जब लोग उम्मीद नहीं छोड़ते, और हम तो उम्मीद छोड़ने वालों में से हैं ही नहीं। चेन्नई के डॉक्टर ने 90% केसेस को भी 100% में बदला है, और तुम्हारा तो 35% चांस है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। समर्थ की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, वेदू, मैं तुम्हें कोई खुशियाँ नहीं दे पाया। वैदेही ने तुरंत उसकी बात बीच में ही रोक दी। उसने धीरे से उसकी तरफ हाथ दबाया और मुस्कुराकर बोली, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, लेकिन अभी अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती पल नाराज़गी में नहीं खोना चाहती। जब तक मेरा समर्थ मेरे साथ है तब तक मेरी हर सांस में खुशी है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूँ। मेरी दुख की वजह बीमारी नहीं है, तुम्हारे खुद को मुझसे दूर करना था। समर्थ की आंखों से आंसू बह निकले। वो टूटे हुए स्वर में बोला, ऐसा मत कहो, मैं जीते जी मर जाऊंगा। वैदेही ने उसके हाथों को अपने हाथों में समेटते हुए कहा, नहीं, हमें जीना है, बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, तुम्हारे सारे सपने पूरे करने हैं। तुम्हें याद है ना, तुम कहते थे कि हमारा घर हंसी से भरा होगा, हमारे बच्चे होंगे। वो सपना अभी अधूरा है और मैं अधूरे सपने छोड़ना नहीं जानती। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से पूछा, क्या इसी वजह से माँ को 4 धाम यात्रा पर भेज दिया था? समर्थ ने भारी मन से सिर झुका लिया। हाँ, 1 महीने पहले जब रिपोर्ट आई तब मुझे सब पता चला। मैं टूट गया था। अमन ने कहा था कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं देख सकता था। जब डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सक्सेस होने के चांसेस सिर्फ 35% है तो मेरी जान निकलने को हो गई थी। मेरे सामने सिर्फ तुम्हारा और माँ का चेहरा
मेरे सामने सिर्फ तुम्हारा और माँ का चेहरा घूम रहा था, इसलिए माँ को 4 धाम यात्रा पर भेज दिया और तुम्हें खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा अगर मैं बुरा बन जाऊँगा तो शायद तुम मेरे बिना अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकोगे। वैदेही ने उसकी बात पूरी होने दी, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिंदगी किसी और के साथ शुरू नहीं होती समर्थ, जिंदगी तो उस इंसान के साथ शुरू होती है जिसे दिल अपना मान ले। और मेरी ज़िंदगी तो तुम हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे ही कोई ज़िंदगी शुरू कर सकती हूँ। तुम ही मेरा घर हो, तुम ही मेरी दुनिया हो। इसलिए अब एक बात हमेशा याद रखना, हम इस बीमारी के साथ लड़ेंगे, डर भी बांटेंगे, उम्मीद भी बांटेंगे और हर फैसला भी साथ मिलकर करेंगे। समर्थ ने कांपते हाथों से उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मुझे माफ़ कर दो वेदु, तुम्हें बचाने की कोशिश में मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द दे दिया। वैदेही की आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने टूटन नहीं विश्वास था। उसने धीरे से कहा, अब माफ़ी नहीं, सिर्फ वादा, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल को हराएंगे। तभी दरवाज़ा खुला। अमन डिस्चार्ज के कागज़ हाथों में लिए मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ अंदर आया। अस्पताल के लंबे गलियारे में उनके कदम ज़रूर धीमे थे, लेकिन अब उनके साथ उम्मीद भी चल रही थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो लोग इस कहानी को प्यार दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कमेंट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। और जिन लोगों को कहानी नहीं पसंद आ रही है उनके लिए मैं जल्द ही बिलेनियर की कहानी ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कितना भी कोई कुछ कह ले, लेकिन कहानियाँ सबको बिलेनियर्स की ही पसंद आती हैं और यूट्यूब भी उसी तरह की स्टोरियों को सपोर्ट करता है। और ऐसी प्यारी, खूबसूरत और कुछ सीख देने वाली कहानियों को तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। चलिए ठीक है, जो लोग कहानी को प्यार दे रहे हैं उनका एक बार और धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कहानी के साथ बने रहिए, कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।